हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिजिक्स का एसएचएम का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने एसएचएम की काइनेमेटिक्स, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, एनालॉजी विद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, प्रोजेक्शन, ये देख लिया था। आज हम लोग इसकी एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, एवरेज एनर्जी एंड एवरेज वैल्यू निकालते कैसे, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं एनालॉजी से, क्योंकि लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी कम प्रैक्टिस हो पाई थी। तो अभी एक दो न्यूमेरिकल करने के बाद में फिर हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, मानते हैं कि अपने पास में ये कोई पार्टिकल है, वो एसएचएम कर रहा है। अब पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम। ये कोई पार्टिकल है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है विद एम्पलीट्यूड ए। एम्पलीट्यूड ए एंड at t equal to 0 its position from equilibrium is a by 2, then write equation of SHM. सो SHM की हमें इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने बताया बेटा, इसे हम लोग अगर सर्किल की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जब हम लोग बनाते थे तो उसकी एनालॉजी से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से देखो, मैंने मान लिया कि इनिशियली ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो हमेशा ये मान के चलना चाहिए कि वहां पर उसका जो प्रोजेक्शन होता है पार्टिकल का, जो पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा, ये पार्टिकल यहाँ पर, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या करता था, एसएचएम करता था। लास्ट लेक्चर हम लोग देख चुके थे। अब मैंने मान लिया t इक्वल टू 0 पर ये इसकी जो पोजीशन है वो कितनी थी, a/2। तो ये a/2 हो गई एट t इक्वल टू 0। और ये एम्पलीट्यूड होती थी, रेडियस हम लोग इसमें क्या मानते थे, एम्पलीट्यूड माना करते थे। तो ये एम्पलीट्यूड हो गया। अब अगर ये a/2 है तो ये एंगल तो हम लोग आसानी से क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं, सो साइन थीटा इक्वल टू आ गया अपने पास में परपेंडिकुलर यानी a/2 अपॉन a। सो a से कैंसिल 1/2 यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन में 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स π/6, यानी इनिशियली t इक्वल टू 0 पर ये π/6 पर है। अब यहां से ये ओमेगा से चलना चालू हुआ, तो किसी इंस्टेंट t पर जब ये पहुंचा होगा तब इसने कितना कवर किया होगा वो हम लोग देखेंगे, एंगल। तो मैंने मान लिया ये वाला एंगल कवर करेगा, और ये एंगल किसके इक्वल होगा, ओमेगा टी के इक्वल होगा, क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो यानी अब पार्टिकल की पोजीशन क्या है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो मैंने लेट कर लिया यहां से यहां तक जब पार्टिकल पहुंचा तो उसकी पोजीशन है x, और ये एम्पलीट्यूड है, ये हो गया a। तो टोटल एंगल तो यहां बना थीटा प्लस ओमेगा टी, तो मैं लिखूंगा साइन थीटा प्लस ओमेगा टी इक्वल टू साइन थीटा प्लस ओमेगा टी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है x और हाइपोटेनस हो गया a। सो x की वैल्यू आ गई अपने पास में a साइन थीटा प्लस ओमेगा टी, यानी कि ये x जो आ जाएगा उसकी वैल्यू हो गई a साइन, अच्छा थीटा की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता थी, π/6। तो एसएचएम की इक्वेशन अपने पास में बन गई x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/6। इससे पहले हम लोगों ने ये भी पता कर लिया था कि मिनिमम टाइम यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, और उसमें भी हम लोगों ने सर्कुलर मोशन के एनालॉजी का यूज किया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो कि कोई पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है, रिलीज हो रहा है फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, अब पार्टिकल इज रिलीज्ड
फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू 0। हाँ, रिलीज हो रहा, रेस्ट से रिलीज होगा। In 1 second, it travels a meter, and in next 1 second, it travels b meter. It travels b meter. Then find amplitude. चलो कर लेते हैं। तो अगर ये पार्टिकल है कोई, वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है टी इक्वल 1 और ये रिलीज हो रहा है रेस्ट से, तो सबसे पहली बात तो ये तो दिया है पार्टिकल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। तो रिलीज फ्रॉम द रेस्ट का मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये कहूँ कि ये रही इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये रही इसकी एम्पलीट्यूड पोजीशन प्लस है, और ये रही एम्पलीट्यूड पोजीशन माइनस है, किधर से भी मैं कर सकता हूँ। रेस्ट से रिलीज हो रहा है, रेस्ट का मतलब है वेलोसिटी जीरो होना, और ये बात हम लोग को अच्छे से पता है कि ये जो वेलोसिटी जीरो होती है वो एम्पलीट्यूड पोजीशन पर होती है। इसका मतलब पार्टिकल एम्पलीट्यूड पोजीशन से चलना स्टार्ट हो रहा है, टी इक्वल टू 0 पर एम्पलीट्यूड पोजीशन पर है। यहां तक बात क्लियर? अच्छा, एसएचएम की अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करता हूं तो वो जनरल इक्वेशन होती है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस फाई। तो फाई जो होता था वो इनिशियल फेस डिफरेंस होता, तो इनिशियल इसका फेस डिफरेंस है कितना एक्चुअल में भाई, यहां होना चाहिए, लेकिन यहां से ए पोजीशन पर है। तो अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूं तो इक्विलिब्रियम तो ये रहा, यहां से यहां पर है इनिशियली, तो कितना एंगल चला हुआ है π/2। तो इसका जो इनिशियल फेस है वो है π/2 पर, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर ये चल चुका है। तो जब ये π/2 पर है तो इसका मतलब मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ एसएचएम की a sin ओमेगा टी प्लस π/2, और जब भी एम्पलीट्यूड पोजीशन से लेकर के चलेंगे तो ओमेगा टी प्लस π/2 यानी कि sin π/2 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। तो अगर इस तरीके का दे रखा है कि कोई पार्टिकल एम्पलीट्यूड पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट हम लोग a cos ओमेगा टी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने बोला कि 1 सेकंड में यहां से ऐसे पार्टिकल चलना चालू हुआ, 1 सेकंड में इसने यहां से यहां तक कवर किया a डिस्टेंस, तो टोटल तो एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम से इसकी पोजीशन कितनी हुई a माइनस है। भाई पूरे एम्पलीट्यूड a से यहां तक कैपिटल है, तो कैपिटल A माइनस स्मॉल a, ये हो गई इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन, वो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं और t की जगह 1 रख सकते हैं, तो बन जाएगा अपने पास में x की जगह लिखेंगे a माइनस a इक्वल टू a cos ओमेगा t की जगह 1। सो a माइनस a अपॉन में a इक्वल टू cos ओमेगा, एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं, ध्यान देना, अगले 1 सेकंड में, तो नेक्स्ट अगला जो 1 सेकंड है वो यहां पर आया अगले 1 सेकंड में, और ये वैल्यू है b। तो अब इसकी एम्पलीट्यूड पोजीशन से कितना डिस्प्ले, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका a माइनस a प्लस b, यानी कि दोनों को जोड़ करके इससे माइनस कर दिया। तो अगेन हम लोग इसी पुट कर सकते हैं, x की जगह a माइनस a प्लस b इक्वल टू a cos ओमेगा की जगह ओमेगा रखेंगे, और t की जगह हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे अगली बार में। अब ये जो अगर t लिखना चाह रहे हैं तो हम लोग t की जगह यहाँ पर पुट करेंगे 2, क्योंकि अब ये 1 सेकंड में नहीं चल रहा है भाई, इसका डिस्प्लेसमेंट 1 और 1 2 सेकंड में यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन से इतना है, तो हम लोग t की जगह लिखेंगे t 2, यानी 2 ओमेगा हो गया। सो cos 2 ओमेगा इक्वल टू बन गया अपने पास में a माइनस a प्लस b अपॉन में a, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हम लोग ये वैल्यू निकालेंगे तो cos 2 ओमेगा को लिखने का एक तरीका और होता है, हम लोग लिखते हैं 2 cos स्क्वायर ओमेगा माइनस 1 इक्वल टू a माइनस a प्लस b अपॉन में a, यानी ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में 2 cos स्क्वायर ओमेगा
इक्वल टू ए माइनस ए प्लस बी अपॉन में ए प्लस 1। मीन्स इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू ये बन गया ए माइनस ए प्लस बी प्लस ए अपॉन में ए ओवर 2। तो ये टर्म बन जाएगा अपने पास में कॉस स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू ए प्लस ए 2a माइनस का ए प्लस बी अपॉन में 2a। ये तो बन गया, यहां तक बात क्लियर है। अब देखो कॉस ओमेगा की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल चुके थे, ये करके पुट कर देंगे, तब हम लोग ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, पुट कर देते हैं, अगले देखते हैं। सो बना था अपने पास में कॉस स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू आया था 2a माइनस ए प्लस बी अपॉन में 2a, और कॉस ओमेगा की वैल्यू हम लोग पीछे से निकाल चुके हैं, वो थी a माइनस ए अपॉन में a का स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस ए प्लस बी अपॉन में 2a। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर हम लोग स्क्वायर ओपन करेंगे तो बनेगा अपने पास में a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए अपॉन में a स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस ए प्लस बी अपॉन में 2a। एक ए से एक ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, मैं ए का इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए इक्वल टू ए इंटू 2a 2a स्क्वायर माइनस ए टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, यानी कि इसे लिख सकते हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू ए इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस ए इंटू ए माइनस ए इंटू बी। अब एक चीज और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये माइनस का 2a ये a का है, तो ये बचेगा a स्क्वायर 2a स्क्वायर कैंसिल, और बचा कितना अपने पास में a स्क्वायर माइनस 2aa, और माइनस का a कितना बचेगा a इंटू ए, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बचा a स्क्वायर, और ये बचा माइनस का a इंटू बी। ठीक, अपने को तो a की वैल्यू निकालनी, तो a वाले सारे टर्म एक तरफ ले जाएंगे, या एक काम करेंगे यहां से बचेगा अपने पास में a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए इंटू ए। ठीक है, सो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में, ए कॉमन ले लिया मैंने, क्या बचेगा a माइनस ए प्लस ए माइनस बी, ये बचा। वैसे कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी, क्वाड्रेटिक बनेगी, सो इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर सॉल्व करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस ए कॉमन लिया, माइनस ए कॉमन हो गया बी माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये वाला फंक्शन जो हो गया अपने पास में b हो गया, ये c हो गया, ये a की जगह 1 हो गया, तो x यानी एम्पलीट्यूड इक्वल टू माइनस बी मीन्स हो गया b माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4a की जगह a स्क्वायर, और c की जगह हो गया वो a की जगह 1 और c की जगह माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये बन गया अपने पास में, सो एम्पलीट्यूड आ गया अपने पास में b माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4a स्क्वायर अपॉन में 2। तो ये बनेगा b स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 5a स्क्वायर, सो ये बन गया a इक्वल टू b माइनस ए प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस 5a स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाय 2। इस तरीके से कैलकुलेट कर ले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर मुझे एम्पलीट्यूड निकालना था तो हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। चलो अब आगे हम लोग जानते हैं यहाँ पर काइनेमेटिक्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम के बारे में। तो नेक्स्ट है अपने पास में एनर्जी ऑफ एसएचएम, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और पार्टिकल जो है अपनी मीन पोजीशन पर है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर उसके पास में काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी, मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होती थी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। लेकिन जब किसी एक मीन पोजीशन पर भी नहीं है, एम्पलीट्यूड पर भी नहीं, मैं कहूँ किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर, किसी बीच में कहीं पर है, तो इसके पास में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होंगी।
मैं कह दे रहा हूं कि इक्विलिब्रियम से x डिस्टेंस के बाद में इसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो अगर एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात करेंगे तो ये दो तरीके की होगी, एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन x। मान लिया कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से x डिस्टेंस पर है, x डिस्प्लेसमेंट पर। तो जब ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से x इस पर है तो हम लोग यहाँ पर वेलोसिटी तो लिखना जानते ही थे, और अगर हम लोग वेलोसिटी को लिखें तो काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी तो पता है मुझे, यहाँ पर क्या होनी चाहिए, हाफ m इंटू बी स्क्वायर। अच्छा, इस पोजीशन पर अगर वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी मुझे पता था, इस पोजीशन कैसे लिखते थे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थी वेलोसिटी। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं हाफ m, बी स्क्वायर की जगह लिखोगे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो एनर्जी आ गई यानी काइनेटिक एनर्जी आ गई एसएचएम में। सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम हो गई किसी पार्टिकुलर पोजीशन x पर। अब काइनेटिक एनर्जी और x के बीच का ग्राफ यानी डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हम अपने लोग अभी इस पर नहीं ध्यान दे रहे, इस पर ध्यान दे रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को मैंने माना बाई एक्सिस और ये है एक्स स्क्वायर, तो बाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का एक्स स्क्वायर। यानी जब इस तरीके से बनती थी तो होता था अपना डाउनवर्ड पैराबोला, यानी इधर एक पैराबोला बनना चाहिए, ये डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे बन गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं, इसमें कुछ प्लस है। अगर इसमें कुछ प्लस है तो ये वैल्यू क्या होगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, थोड़ी सी ये पैराबोला ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा अपना कुछ इस तरीके से ऐसा। अब अगर मैं मान लो एम्पलीट्यूड पोजीशन पहुंचू तो एम्पलीट्यूड पोजीशन पे x की जगह मैं क्या लिखूंगा, a। तो जैसे x की जगह यहाँ a पुट करोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी एट एम्पलीट्यूड एट a। यहां पर अगर x की जगह a पुट कर दोगे तो a स्क्वायर कैंसिल, इधर काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो ये एम्पलीट्यूड पोजीशन है। और मीन पोजीशन पर पहुंचोगे तो x की जगह क्या लिखोगे, जीरो, यानी ये वाला पोर्शन हटाओगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बनी। ऐसे इधर भी एम्पलीट्यूड पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज देखते हैं हम लोग, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी देखो, इधर प्लस है और माइनस है, दोनों पोजीशन पर जीरो हुई है। यानी कि अगर एसएचएम की बात करें तो एसएचएम में जब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट करता था तो अपनी ही पोजीशन को एक टाइम पीरियड में एक बार रिपीट कर रहा था, और एक टाइम पीरियड में वो दो बार एम्पलीट्यूड पोजीशन पहुंच रहा था, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू या अपनी मिनिमम वैल्यू पर, वो एक बार उसी पोजीशन पर, ये दो बार पहुंच रही है। तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एसएचएम की अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होगी 2 ओमेगा। ये बहुत तेज काम कर रही है, ये भी एसएचएम परफॉर्म करे। चलो देखते हैं कैसे अगले में। तो अभी तो ये मैंने निकाला है एक्स के टर्म में। अगर इसी चीज को मैं कहूं कि एक्स के टर्म में नहीं, मुझे तो टी के टर्म में काइनेटिक एनर्जी चाहिए। सो काइनेटिक एनर्जी इन टर्म ऑफ टी अगर देखें, ध्यान देते हैं, तो टी के टर्म में अगर देखेंगे तो अपने को तो पता है ना वेलोसिटी के बारे में, और वेलोसिटी अगर मैं कहूं एसएचएम की इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो ये बात क्लियर पता है कि वेलोसिटी हो जाएगी a ओमेगा cos ओमेगा टी, डिफरेंशिएट ही तो करना था। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम बी स्क्वायर। तो जैसे ही इसे हाफ एम बी स्क्वायर लिखा यानी हाफ एम, बी की जगह हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे a ओमेगा cos ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा हाफ एम, और ये बन गया अपने पास में a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये बन गया हाफ काइनेटिक एनर्जी k इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अच्छा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को लिखने का अपने पास में एक और तरीका है। अपने को ये पता है कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता था 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वहां से कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख लेते थे कॉस 2 थीटा, ऐसे करके कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा
-1। सो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा अगर लिखा जाएगा तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। यानी इधर जो cos स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है, इस cos स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो काइनेटिक एनर्जी आ गई अपने पास में ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 + cos 2 ओमेगा टी बाई 2। यानी इस टर्म को एक तरीके से और लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1/4 2 2 जा 4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर cos 2 ओमेगा टी। ये बन गया। अब ध्यान देना, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं फिर से, तो अपने को अभी इससे नहीं मतलब, केवल ये ग्राफ बनाओ। अच्छा, ये तो हो गई इसकी एम्पलीट्यूड काइनेटिक एनर्जी की, केवल इतने ग्राफ के लिए। एक्चुअल में एम्पलीट्यूड इतना है नहीं, एम्पलीट्यूड तो मैक्सिमम वैल्यू होती है, और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू तो ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर आ रही थी। तो केवल मैं इतने का बता रहा हूं। ऐसे कॉस का जो ग्राफ होता है अगर देखा जाए तो कॉस का ग्राफ तो ये रहा, और ये वैल्यू यहां से यहां तक हो गई 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। लेकिन इतना तो है ना, ये 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और शिफ्ट हुआ ऊपर, कुछ और ऐड हुआ तो ये ग्राफ ऊपर चला जाएगा। ये भी तो 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर था, तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बनेगा कुछ ऐसा। 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये ऊपर शिफ्ट हुआ, ये वाली वैल्यू बिल्कुल यहाँ पे ऐसे, और ये वैल्यू हो गई 1/4 पहले से थी प्लस 1/4 और हो गई, तो ये हो गई ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अच्छा, एक चीज देखना, जब एसएचएम की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की x = a sin ओमेगा टी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में आ रहा है 2 ओमेगा। बस साइन और कॉस तो दोनों सिनुसोइडल है, बात तो एक ही है। इस फंक्शन को अगर पीछे से यहां से देखेंगे तो ये साइन का फंक्शन हो गया। तो जब मैं एसएचएम की फ्रीक्वेंसी ओमेगा अगर ले रहा हूं तो मुझे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी पड़ेगी, 2 ओमेगा। अगर एसएचएम की डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2 ओमेगा। यानी काइनेटिक एनर्जी जो काम एसएचएम एक बार में कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी उतने ही टाइम में वो काम 2 बार कर रही है, अपनी वैल्यू को 2 बार उतने में चेंज कर रही है। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे इसके टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का आधा होता है, तो इसका टाइम पीरियड अगर टी है तो इसका कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये अगर 2 टाइम्स हो गई थी फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की। सो पोटेंशियल एनर्जी नेक्स्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। सो पोटेंशियल एनर्जी तो किसी पोजीशन x पर ऐसे ही इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से अपने किसी पोजीशन x पर पहुंचे हैं, और किसी पोजीशन x पर पहुंचने के बाद में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी अपने पास में ½ kx²। अच्छा, अपने को यह बात पहले से पता है कि k को हम लोग क्या लिख सकते थे, m ओमेगा स्क्वायर। क्लियर बात है, m ओमेगा स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं ना। m ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, m ओमेगा स्क्वायर अगर लिखेंगे, जैसे मैंने बताया था k/m = ओमेगा स्क्वायर, तो k = m ओमेगा स्क्वायर × x स्क्वायर। अब अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का x के टर्म में ग्राफ बनाऊं तो ये रही पोटेंशियल एनर्जी, ये x। सो पोटेंशियल एनर्जी y एक्सिस ये x, तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² पैराबोला बनेगा। और कैसा बनेगा, अपवर्ड, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, यानी कि ये पोटेंशियल एनर्जी होगा। यहां पर हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे कैसी है, सॉरी इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है अपने पास में, 0 मान के चल रहा। अब ये मान के चलो मिनिमम है, और एम्पलीट्यूड पोजीशन पर 2 बार पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो गई, मैक्सिमम हो गई। x की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a, तो ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन गया, ये पोटेंशियल एनर्जी और x के बीच का ग्राफ हो गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, अगर मान लो
भाई ये कहूँ टोटल एनर्जी बताओ, देन टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी तो अपने पास में ये थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, भाई बी की जगह ये पुट कर रहे थे। और पोटेंशियल एनर्जी हो गई अपने पास में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगर इन दोनों को ऐड करूंगा मैं तो बन जाएगा अपने पास में, देखो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल, तो बचेगा क्या? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। यानी टोटल एनर्जी तो इतनी है। टोटल एनर्जी वही है जो पोटेंशियल एनर्जी अपनी एम्पलीट्यूड पोजीशन पर, क्योंकि एम्पलीट्यूड पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जा रही थी? जीरो। तो वो पूरी की पूरी कन्वर्ट किस में हो गई? पोटेंशियल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो गई। और टोटल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व रही, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये फॉलो करता है। ठीक है, सो टोटल एनर्जी ये रही। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का जो ग्राफ बना था वो अपना ये था, और टोटल एनर्जी ये रही एम्पलीट्यूड पोजीशन वाली, ये टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को एक और तरीका है अपने पास में लिखने का, अगर टी के टर्म में लिखना चाहें तो हमें क्लियर पता है एसएचएम की जो इक्वेशन है वो x इक्वल टू क्या है? ए साइन ओमेगा टी, मैंने मान ली है, इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। अच्छा ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी थी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह हो गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब क्या काम करेंगे, ध्यान दो, हमने लेट कर लिया भाई कॉस 2 थीटा को लिखने का एक और फॉर्म तरीका था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, इस टर्म को इधर जाएंगे ये इधर आएगा तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, यानी कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को अगर मैं लिखना चाहूं तो बनेगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इस वाले टर्म को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ नहीं बल्कि 1/4, यहां पर ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी, ये बन गया। यहां तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी। चलो अब अगर मैं बात करूं इसके ग्राफ की तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा, बल्कि इसमें ये वाला जो ग्राफ होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो माइनस कॉस 2 ओमेगा टी से स्टार्ट होगा, मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है, माइनस में कॉस मतलब कॉस का माइनस में, ऐसे ग्राफ चलता है। लेकिन कुछ टर्म इसमें ऐड किया गया उतना ही टर्म, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ग्राफ जो है एक्चुअल में थोड़ा सा बढ़ करके इधर की तरफ ऐसे बन गया। यही बना पोटेंशियल एनर्जी और टी के बीच का ग्राफ, इसे हटा देंगे। अच्छा, दूसरी चीज इसमें अगर देखते हैं तो एसएचएम की अगर फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हो गई 2 ओमेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिस्प्लेसमेंट अगर जितने टाइम में एक बार चेंज हो रहा है उसी के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी वो चीज 2 बार कर रही है। टाइम पीरियड अगर इसका टी मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा? t/2। तो मेरे ख्याल से ये वाली काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इनमें जो न्यूमेरिकल्स आया करते हैं वो न्यूमेरिकल्स इनमें होते हैं एवरेज वैल्यू कभी कभी निकालने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालो, पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज वैल्यू निकालो, या हो सकता है वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू पूछते हो, या हो सकता है डिस्प्लेसमेंट की एवरेज वैल्यू पूछते हैं, या एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू पूछते हैं। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो मैथमेटिकल टर्म है, हम लोग 10th क्लास में भी सीखे थे किसी चीज की एवरेज। अच्छा, एवरेज वैल्यू में यहाँ पर 2 तरीके और हो सकते हैं। पहला ये तरीका हो सकता है कि टाइम दे दें कि इस टाइम ड्यूरेशन में एवरेज वैल्यू बता दो, या डिस्प्लेसमेंट देते हैं कि a/2 से लेकर के a/√2 तक चला तब एवरेज वैल्यू क्या होगी। तो दोनों में हम लोग देख लेते हैं मैथमेटिकल टर्म में केवल। सो एवरेज वैल्यू, अच्छा मैं ये कह दूं, चलो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी हम कैलकुलेट करेंगे, एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या एवरेज वैल्यू ऑफ, हाँ वेलोसिटी, ठीक है। कोई पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है x इक्वल टू, उसकी इक्वेशन है x इक्वल टू a sin ओमेगा t, देन फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम टाइम इंटरवल ऑफ t/12 टू t/4, यहां से यहां तक बताना। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी की, अच्छा वेलोसिटी की जो एवरेज वैल्यू यहां पर आ जाएगी
वो आ जाएगी इंटीग्रेशन। भाई टाइम के रेस्पेक्ट में अगर लिखना है तो मैं वेलोसिटी का फंक्शन लिखूंगा विद फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम dt अपॉन में इंटीग्रेशन ऑफ dt। ऐसे तो करते थे एवरेज वैल्यू। भाई टर्म जो होते थे अगर हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 अपॉन में सिग्मा f, तो यही तो काम हो रहा है b1 t1 प्लस b2 t2 प्लस b3 t अपॉन t एवरेज वैल्यू आ गई। तो लिमिट हम लोग कहां से लगाएंगे, लिमिट अपनी होगी t/4 t/12 से लेकर के t/4 तक ऐसे एवरेज वैल्यू। तो अगर इसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है तो इसके एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा, इस डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू द टाइम डिफरेंशिएट करेंगे और वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे। चलो इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dx ओवर dt हो गया वेलोसिटी v, और साइन ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होगा वो आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा इसके साथ में जो मल्टीप्लायर होगा वो सामने आ जाएगा। इतनी बातें हम लोग डिफरेंशिएशन में छोटी सी चीज है, बेसिक मैथ्स में सीख चुके थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू इक्वल टू, यहां भी टाइम इंटरवल t/12 से t/4 तक। सो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज t/12 टू t/4। वेलोसिटी की वैल्यू आ गई अपने पास में a ओमेगा कॉस ओमेगा टी dt अपॉन dt t/12 टू t/4। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, अगर ये वाला कांस्टेंट टर्म है तो बाहर आ जाएगा a ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन देखो जो मल्टीप्लायर होता है वो अपॉन में चला जाता है इसमें हमेशा इंटीग्रेशन में। तो कॉस ओमेगा टी का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी, वो साइन ओमेगा टी, और ये जो मल्टीप्लायर है वो अपॉन में चला जाएगा। लिमिट लगा देंगे हम लोग t/12 से t/4 तक अपॉन, यहां पर ये दे रखा dt t/12 टू t/4, तो dt का तो इंटीग्रेशन हो गया t, और लिमिट लग गई t/12 टू t/4। सो ये बना अपने पास में ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ये हो गया a साइन ओमेगा टी, यानी अपर लिमिट साइन ओमेगा टी की जगह t/4 माइनस लोअर लिमिट साइन ओमेगा टी की जगह t/12 अपॉन, इधर बन जाएगी अपने पास में वैल्यू t/4 माइनस t/12। इसे अगर हम और सॉल्व करेंगे तो ध्यान देना ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2π/t, और यहां पर भी ओमेगा को लिख सकता हूं 2π/t। t से t कैंसिल, इस t से t कैंसिल, 2 से कैंसिल π/2, 2 से कैंसिल π/6, यानी sin π/2, और sin π/2 की वैल्यू मेरे ख्याल से होती है 1 माइनस sin π/6 यानी sin 30, और sin 30 की भी वैल्यू अपने को पता है कितनी होती है 1/2 अपॉन, यहां पर एलसीएम आ गया 12 और ये बन गया 3t माइनस t 2t। अब इसे अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो ये बना t/6, 6 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये बन गया a, इधर बना अपने पास में 1 माइनस 1/2 इंटू 6 अपॉन में t, मतलब मैं लिख सकता हूं 2 से कैंसिल ही हो गया 3, तो 3a अपॉन में t को लिख सकते हैं 2π अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये बन गई अपने पास में वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू, यहां से यहां तक टाइम इंटरवल में 3a ओमेगा अपॉन में 2π मीटर पर सेकंड, ठीक है। अच्छा एक चीज और अगर हम लोग देखें, मान लो मैं ये बोलूं कि t/4 पर पार्टिकल कहां होगा और t/12 पर कहां होगा, ये चीज देख लेते हैं। अगर मैं यहां बना के चलूं, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये रही इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये एम्पलीट्यूड हो गया प्लस है और ये एम्पलीट्यूड हो गया माइनस है। तो बात करते हैं हम लोग t/4 पर पार्टिकल कहां होगा। तो t/4 पर तो देखो यहां से यहां चला t/4 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 t/4, टोटल टाइम इंटरवल आ गया t, यानी अगर इक्विलिब्रियम से चला तो t/4 में ये एम्पलीट्यूड पोजीशन पर होगा पार्टिकल, यानी कि x इक्वल टू a पर प्लस a पर जो है पार्टिकल है एट t इक्वल टू t/4 पर। अच्छा t/12 पर कहां पर होगा समझो, t/12 पर अगर मैं देख रहा था तो उधर π/6 आ रहा था, π/3 π/6 30 डिग्री, यानी यहां पर जो है
पाई बाई 3 कहां पर बनेगा जाकर के, अगर सर्कल में मैं देखूं, और पहले मैं इस टाइप का न्यूमेरिकल करा भी चुका हूं, तो ये a/2 है, ये a है, ये एंगल पाई बाई 3 होगा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस पाई बाई 3 बनेगा। और यहां पर अगर ओमेगा टी रखोगे भी पाई बाई 3, तो ओमेगा की जगह हो गया 2 पाई बाई टी इंटू टी इक्वल टू पाई बाई 3, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी पाई बाई 6, ये वाला आएगा 30 डिग्री, पाई से पाई कैंसिल, तो टी की वैल्यू आ गई अपने पास में टी बाई 12, यानी टी बाई 12 पर पार्टिकल होगा a बाई 2 पर। अच्छा, न्यूमेरिकल में टाइम ना दिया, इससे तो मैं केवल ये टाइम निकाल करके बता रहा हूं कि टाइम और एम्पलीट्यूड में रिलेशन पहले निकाले थे, न्यूमेरिकल में टाइम नहीं दिया। इस बार में न्यूमेरिकल में दिया है कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एक पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, if a particle performing SHM H x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, और इसमें तुमसे ये पूछ दिया जाए फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम टी वाई, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, हमें एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट करनी है फ्रॉम a/2 टू a। वो तो यार टाइम के रेस्पेक्ट में वही वैल्यू आई थी, अब इसके यही इसमें भी तो यही वैल्यू आनी चाहिए a/2 से a के लिए, मुझे पता नहीं, लेकिन इस बार में टाइम का कोई जिक्र नहीं, मुझे पता ही नहीं है कि t/4 पर और t/12 पर टाइम वो क्या नाम पोजीशन a/2 और a है, नहीं पता मुझे। मैंने तो ये पता है कि हाँ a/2 से लेकर के a तक मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी, बस इतनी सी इंफॉर्मेशन है अपने पास में, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी। तो जब पार्टिकल x इक्वल टू a sin ओमेगा टी को परफॉर्म करता है, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा होता है, और किसी पोजीशन डिस्प्लेसमेंट x पर इसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती थी शायद मेरे ख्याल से ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये तो पता है ना। तो जब तुम्हें यहां ड्यूरेशन जो दे रखे वो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर दे रखे, तो एवरेज वेलोसिटी भी हम लोग डिस्प्लेसमेंट के टर्म में बताएंगे। तो अभी इससे पहले मैंने बताया था कि मुझे दो चीजें देखनी है, दो तरीके से एवरेज वैल्यू निकालनी है, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में तो टाइम, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन लगाएंगे। सो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू dx अपॉन में dx। लिमिट तो अपने को पता है कहां से कहां तक, a/2 से लेकर के a तक, और इधर भी a/2 से लेकर के a तक, कर लेते कैलकुलेट। देखो तो ये बन जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस, क्या है अपने पास में a/2 से लेकर के a तक, ये बना ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx अपॉन में a/2 से a तक dx। चलो करते हैं कैलकुलेट। तो यहां पर ओमेगा तो कांस्टेंट है, से बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट लगी अपने पास में a/2 से a तक अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, इस टर्म का मुझे इंटीग्रेशन करना है, अपॉन में dx का तो इंटीग्रेशन यार पक्का पता है मुझे कि x होगा, और लिमिट हम लगाएंगे a/2 से a तक। भाई देखो ये वाला इंटीग्रेशन भी बहुत बड़ा टिपिकल काम तो है नहीं, अगर चाहो तो कोई फंक्शन मान, भाई इस फंक्शन का ही तो इंटीग्रेशन करना है, तो इसकी पावर 1/2, और इसे क्या लेट कर लिया t, और वो लेट करके हम लोग इसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो या t लेट करके अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो साइन के टर्म में मुझे इसे इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, ऐसे ले जाते हैं, किसी एंगल पर ले लेते हैं। मैंने मान लिया ये रहा x, ये हो गया a, ये हो गया थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में xy है, सो x की वैल्यू आ गई a साइन थीटा। तो यहां पर x की जगह हम लोग लिख लेंगे a साइन थीटा, तो बन जाएगा अपने पास में ओमेगा a/2 टू a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो dx इक्वल टू a साइन थीटा का हो जाएगा cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो dx की जगह लिखेंगे हम लोग a cos थीटा d थीटा,
ए बाहर कॉमन ले आएंगे और इधर बचेगा ए माइनस ए बाई टू यानी ए बाई टू। इस ए से ये ए कैंसिल, टू ऊपर पहुंचेगा, सो 2 ओमेगा। ये भी ए बाहर आ जाएगा कॉमन होकर के, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का रूट कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा अंदर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा ए बाई टू से ए तक। अब यार अपने कोई दिक्कत नहीं, कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, और कॉस स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन अगर देखेंगे तो हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते थे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, यही तो आता था, और उससे इंटीग्रेट कर ले जाएंगे और उधर से अपना एक रिजल्ट बन जाएगा, वो कितने के इक्वल बनेगा जाकर के 3 ओमेगा ए अपॉन 2 बाई, यही बनेगा लास्ट में। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू वेलोसिटी की अगर हम लोग निकालते हैं तो वो दो तरीके अपने पास में, एक तो अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रखी है, पूछी गई यहाँ से यहाँ तक, तब इससे निकाल लो, और अगर टाइम के फंक्शन में तो टाइम से निकाल लो, डी टी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रखो या डी टी लिखोगे, अगर एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ में, ऐसे ही सेम पोटेंशियल एनर्जी के एवरेज वैल्यू के साथ में, ऐसे ही सेम एक्सेलरेशन की एवरेज वैल्यू के साथ में। तो अभी तक जितने लेक्चर्स अपने हुए हैं उनमें हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के बारे में लगभग सारी बातें सीख ली हैं, बस सुपरपोजिशन थोड़ा सा बचा हुआ है, और वो अब लास्ट में हम लोग सीखेंगे सुपरपोजिशन और कुछ ग्राफ्स अलग से कि कितने कितने फेस डिफरेंस पर क्या क्या बनने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग सीखेंगे स्प्रिंग मास सिस्टम, और ये लगातार यही चलेगा। ठीक है।